दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज से 35 दिन बाद यानी 4 जून को झोला उठना तय हो गया है। लिख कर रख लीजिए कि झोला उठने जा रहा है और झोला उठने से कोई करिश्मा ही बचा सकता है। लेकिन क्या लोकतंत्र में चमत्कार को नमस्कार करने की प्रक्रिया भी अब खत्म होने वाली है? और चमत्कार के सहारे, अच्छे दिनों की उम्मीद के सहारे और इस देश में देश नहीं बिकने दूंगा, देश के खजाने पर कोई खूनी पंजा नहीं पड़ने दूंगा, इस तरह के जुमलों के साथ जो सरकार आई, 10 सालों तक क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद का जो दौर आपने देखा, उस दौर में हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया गया। और झोला उठने के पहले क्या वो वक्त अब नहीं आ गया है कि उठने के पहले झोला को चेक किया जाए कि झोले के अंदर क्या है? झोले के अंदर क्या है वो चेक करने के पहले झोला उठाने की कवायद यदि ये देश की जनता करती है तो भोगना सिर्फ एक दिन नहीं, भोगना सिर्फ 2024 में नहीं, याद रखिए 2073 तक का कर्ज भारत सरकार आपके ऊपर ले चुकी है, हिंदुस्तान के एक एक आदमी की गारंटी पर ले चुकी है। तो आज के हालात में झोला उठने के पहले झोला चेक करने की कवायद पर हम जाएं तो ये पूरी पोथी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं कि आखिर झोला उठने के पहले क्यों झोला को चेक करना जरूरी हो गया है। 34 दिन बाद, 35 दिन बाद झोला तो उठ जाएगा, लेकिन झोला उठने के बाद आपके पास क्या बचेगा? क्या आपके बटुए में भी कुछ बचने जा रहा है? 5 किलो राशन की कीमत कितनी बड़ी पड़ सकती है, आज इसका पूरा खाका मैंने आपके सामने रखने का फैसला किया है। तय मानिए कि झोला करीब करीब उठ चुका और झोला उठने के साथ साथ आपके बटुए पर जो 10 साल से डाका पड़ रहा है, उस डाके के पीछे क्या हालात हैं, जरा इसको देख लेते हैं। भारत की इकोनॉमी का साइज, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, कंपैरिजन करते हैं 2014 और 2024, 10 सालों में, जब मनमोहन सिंह का झोला उठा था और जब नरेंद्र मोदी का झोला यानी उनकी सत्ता जाने वाली है। सत्ता जाने वाली शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश की जनता के मिजाज को देखकर लग रहा है कि खुलकर कोई भले ही कुछ ना बोले, बदलाव के लिए यह देश की जनता तैयार हो गई है। और उस बदलाव को नतीजे में इंडिया अलायंस कितना तब्दील कर पाता है यह वक्त बताएगा। राहुल गांधी की गारंटी लोगों को कितनी भाती है यह वक्त बताएगा। पहले 2 चरण में राहुल गांधी की गारंटी का कुछ तो असर दिखा है, लेकिन जो कुछ तो असर दिखा है वो अगले 5 चरणों में पहुंचकर क्या इस लायक पहुंच जाएगी, इस हालात तक इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर जाएगी जहां वाकई झोला उठता हुआ दिखे? 35 दिन बाद की परिस्थितियों पर इसे छोड़ देते हैं। और आज 10 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। 10 साल पहले यानी 2014 में इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार था, साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो 2.05 ट्रिलियन डॉलर था। 2.05 ट्रिलियन डॉलर। और 2024 में इंडियन इकोनॉमी का साइज है 3.75 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 2014 में इस देश के ऊपर जो कर्ज था, डेब्ट टू इंडियन इकोनॉमी रेशियो जो था, वो 2014 में 40% से भी कम था, 55 लाख करोड़ रुपए था। और आज की तारीख में 81.6% जो अंतिम उपलब्ध आंकड़ा है उसके मुताबिक 81.6%, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है उसका 81.6% कर्ज के रूप में है। यानी डेब्ट टू इंडियन इकोनॉमी यदि आप सर्च करें तो 81.6% यहां कर्ज है। यानी 100 रुपए अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है तो 81 रुपए 60 पैसे उसमें कर्ज है, लोन है। आपके जिम्मे में क्या है? 18 रुपए 40 पैसे ही है, जिस 18 रुपए 40 पैसे में आपको 5 किलो राशन भी देना है, इस देश में बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार की भी व्यवस्था करनी है, और उसी में
हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से घूम घूम कर झूठ भी बोलना है, झूठ भी परोसना है मंगलसूत्र वाला। उन सब के लिए कितना पैसा है? अगर 100 रुपए भारतीय इकोनॉमी का आकार है तो 81 रुपए 60 पैसे तो जा रहा है कर्ज के रूप में। महज 18 रुपए 40 पैसे, 18.4% पैसा आपके लिए। तो ये स्थिति है इस देश के कर्ज की। और जब इस देश के कर्ज की ये स्थिति है तो उस कर्ज के बीच में जीएसटी की चर्चा जरूरी हो जाती है। जीएसटी की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि जिस जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, वो गब्बर सिंह टैक्स क्या वाकई शोले फिल्म के गब्बर सिंह की तरह, जिस प्रकार से गब्बर सिंह ठाकुर बलदेव सिंह के गांव में, रामगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में गरीब लोगों से अनाज की बोरी भर भर कर मंगवाता था और गब्बर सिंह के लोग लूट कर ले जाते थे, क्या वही स्थिति जीएसटी की हो गई है? आज की तारीख में एक सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जीएसटी में जो इस देश की 50% बॉटम आबादी है, गरीब या निम्न मध्यम वर्ग की आबादी, जो आधी आबादी है, वो इस देश की जीडीपी में 64% का योगदान दे रही है। 64%, यानी लगभग 2/3 जीएसटी कौन दे रहा है? इस देश की आधी आबादी जो नीचे है, जो निम्न मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे है। वैसे उसे निम्न मध्यम वर्ग कहना ही बेकार इसलिए हो गया है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद कहते हैं कि 82 करोड़ लोगों को यानी इस देश की 57% आबादी को वो 5 किलो सरकारी राशन दे रहे हैं, उस सरकारी राशन की इमदाद पर जिंदा रखे हुए हैं। तो उसे निम्न मध्यम वर्गीय की श्रेणी में ना ही रखा जाए, उसे गरीब की श्रेणी में ही रखते हैं। तो इस देश की जो गरीब आबादी है वो 64% जीएसटी दे रही है, और जो टॉप के 10% लोग हैं कितनी जीएसटी दे रहे हैं? नाम मात्र 1/10 से भी कम जीएसटी दे रहे हैं। 10वां हिस्सा भी जीएसटी का वो नहीं दे रहे हैं। जो इस देश में टॉप के लोग हैं, जीएसटी सबसे ज्यादा वो नहीं दे रहे। इस देश की गरीब आदमी से, इस देश की गरीब आबादी से जीएसटी एक खून चूसने वाली व्यवस्था की तरह, जैसे मच्छर खून चूसते हैं, वैसे जीएसटी चूसा जा रहा है। ये हकीकत है। और झोला उठने के पहले झोला चेक करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वाकई इस झोले में जो आर्थिक नीतियों का खाका आपने देखा, क्या वो नीतियों का ड्राफ्ट झोले में तो नहीं जा रहा है कि 5 साल बाद फिर आकर अच्छे दिनों की आहट सुनाई जाएगी और दिखाई जाएगी, और फिर वही आर्थिक नीतियों का पूरा ड्राफ्ट और इसी तरह का पन्ना, इसी तरह का पूरा पोथी आपके सामने कोई लेकर के आएगा। इसलिए झोले को चेक करना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। जरा इस देश में जीडीपी की स्थिति आपने देख ली, कर्ज की स्थिति देख ली। 55 लाख करोड़ का कर्ज जो 2014 में 2.05 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज था, वो 3.75 डॉलर यानी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 183 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में तब्दील हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 55 लाख, कहां 183 लाख। 183 लाख करोड़ का कर्ज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके ऊपर है? आपके ऊपर, हमारे ऊपर, इस देश के गरीब और मेहनत का आवाम के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर यह है। और इन सब कर्ज के बीच थोड़ा एक बार सत्ता के करीबी पूंजीपति पर भी पासिंग रेफरेंस के तौर पर ही नजर डाल लेनी चाहिए कि उनका कर्ज कितना है। बात अडानी ग्रुप की हो रही है। हिंडनबर्ग के खुलासे ने अडानी ग्रुप को हिला दिया था, और जब हिंडनबर्ग के खुलासे ने अडानी ग्रुप को हिला दिया, उसके बाद से जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने आई, उन परिस्थितियों को यदि आज की परिस्थितियों में देखें तो इस तथ्य को मत भूलिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, पूरे देश का दौरा करते थे, तो वो जहाज किसका था, वो एरोप्लेन किसका था? अडानी ग्रुप का था। और इस ग्रुप के साथ नजदीकियां जग जाहिर है। कितने पोर्ट इस ग्रुप को चले गए, कई सारे सीमेंट प्लांट जो दूसरी कंपनियों के थे वो इस ग्रुप को दे दिए गए, कई सारे एयरपोर्ट, उसके मेंटेनेंस का जिम्मा इस ग्रुप को दे दिया गया। क्या क्या बाकी है अब देना, इस पर चर्चा कीजिए। क्या क्या दिया गया वो छोड़ दीजिए और तब देखना शुरू कीजिए कुछ बचा भी है क्या,
जिसको दिया जाना बाकी हो, बहुत कुछ बचा हुआ है, वो भी दे देने की इच्छा हो, वो भी अगर कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देने की इच्छा हो, तब तो तीसरी शपथ की तैयारी इस देश के आम लोगों को धूम धड़ाके के साथ करनी चाहिए, बैंड बाजे के साथ करनी चाहिए। बैंड बाजा बारात मूवी आपने देखी होगी, तो बैंड बाजा बारात की तरह साहब की तीसरी शपथ की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, ताकि जो बचा खुचा है वो भी किसी अडानी अंबानी को चला जाए। खैर, अडानी साहब का कर्ज यदि देखा जाए कितना है, जो अंतिम उपलब्ध आंकड़ा है उसके मुताबिक 21 बिलियन डॉलर है। एक आंकड़ों के आधार पर 21 बिलियन डॉलर है, और अनुमान व्यक्त किया जाता है कि साल के अंत तक, यानी 2024 खत्म होते होते ये 26 बिलियन डॉलर तक चला जाता है। सोचिए, इंडियन इकोनॉमी की साइज में कुल कर्जा 183 लाख डॉलर, और उसमें 26 बिलियन डॉलर का कर्ज एक ग्रुप का है, उतने के बराबर का कर्ज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से, किस अच्छे दिनों की आस आपको दिलाई गई थी। इस अच्छे दिनों की आस के बीच में क्या देखा आपने? आपने डिमोनेटाइज होते हुए देखा, नोटबंदी देखी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात यदि करें, 1870 का डॉलर वहां आज भी चलन में है, लीगल टेंडर है। लेकिन आपके पास 2016 के बाद का भी जो 2000 का नोट आया, वो भी लीगल टेंडर नहीं है। ये हिंदुस्तान की मौजूदा अर्थव्यवस्था की हालत है। और इस अर्थव्यवस्था के बीच में एक बात के लिए नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी होगी, इतना बड़ा देशभक्त आपको नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2016 से 2020 के बीच में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा उठकर, कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा उठकर बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से 1.5 गुनी हो गई। भारत 2000 डॉलर के आसपास है, वो तकरीबन 3000 डॉलर के पास जा चुका है, सालाना 3000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय। अब ये कैसे हुआ? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज जो हम टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, 90% संभावना है कि वो बांग्लादेश से बनकर आ रहा है। बनारसी साड़ियां भी कहने को बनारसी है, वहीं से आ रही है। तो बहुत घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के लोग उठाते थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी देश में भरे पड़े हैं। इतना बड़ा देशभक्त नहीं मिलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को ही डुबो दे, ताकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो भारत से काफी आगे दिखने लगे। और जब काफी आगे दिखेगी तो बांग्लादेश वाले क्यों आएंगे? भूखे नंगों के देश में भला कौन आता है? तो बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या खत्म करने के लिए जो फॉर्मूला मौजूदा सरकार ने साहब के दौर में दिखाया है, उस फॉर्मूले को तो बाइडेन साहब को, जो बाइडेन को उससे सीख लेनी चाहिए। वहां भी मैक्सिको के बॉर्डर पे बाड़ लगाई गई है, मैक्सिको से लोग क्रॉस करके आ जाते हैं और मैक्सिको से क्रॉस करके अमेरिका में घुस जाते हैं, घुसपैठ की समस्या है। बाइडेन साहब यदि बाइडेन साहब भारतीय अर्थव्यवस्था से, नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से सीख लेते, तो उस आर्थिक नीतियों से सीख लेने के बाद एक काम जरूर करते, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही गिरा देते, वहां भी डॉलर को डिमोनेटाइज कर देते, वहां भी जीएसटी जैसी कोई व्यवस्था ला देते, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संगठित असंगठित दोनों क्षेत्र चौपट हो जाए। उल्टा अमेरिका के लोग मैक्सिको भागने लगे, अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था मैक्सिको की हो जाएगी। तो जो घुसपैठिए वहां घुसे हुए हैं या बाड़ेबंदी की गई है कि कहीं क्रॉस कर जाएं, बावजूद उसके क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करने की बजाय फिर अपने देश वापस चले जाए। है ना यूनिक आइडिया? इस यूनिक आइडिया के लिए मौजूदा दौर में इस सत्ता की तारीफ की जानी चाहिए कि अगल बगल से कोई पड़ोसी क्यों आएगा तंग करने। देश को इतना बड़ा कर्जदार बना दो कि कर्जदार से आप कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। आपके हमारे मोहल्ले में अगर कोई कर्जदार है, पता चल जाए कि कर्जदार है, लोग उससे मुंह फेर कर चलना शुरू कर देते हैं। तो इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी देशभक्ति मौजूदा दौर में सत्ता ने आपके साथ की। 81% से ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के आकार के बराबर 81.6% उसका 81.6% कर्ज में डुबोया गया। और जब कर्ज में डुबो दिया गया तो उसके बाद की परिस्थितियों पर गौर कीजिए। कर्ज आज का नहीं, कल का नहीं, 5 साल में 10 साल में चुकता किए जाने वाला नहीं, 2073 तक का कर्ज आपके पास है।
अमृतकाल की बातें होती है, 1000 साल की बातें होती है कि 1000 वर्षों का खाका खींचा जा रहा है। कर्ज तो आपकी 3 पीढ़ियों के चुकाने लायक ले लिया गया कि एक इंसान जो 2024 में खड़ा है उसकी तीसरी पीढ़ी जवान हो जाएगी 2073 में, तब तक का कर्ज खड़ा है, पहले उसे तो चुकता करें। और सत्ता जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से चल रही है, ये सत्ता कंटिन्यू कर गई तो ये कर्ज लेने की प्रक्रिया, ये आपने 2073 देखा, हो सकता है कि 173 भी हो जाए। तो देखते रहिए, इस अमृतकाल का आनंद लीजिए। और इस अमृतकाल के दौर में जो वोटिंग ट्रेंड पहले 2 चरण में दिखा है, जो जनता ने मौन लोकतांत्रिक क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत पहले 2 फेज के चुनाव में दिया है, यदि वो जारी रहा तो आज 30 अप्रैल है, 35 दिन बाद झोला उठ जाएगा। इस बात को लिख कर रख लीजिए। यदि ये ट्रेंड जारी रहा तो झोला उठ जाएगा, और यदि ये ट्रेंड वापस एक बार फिर किसी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक दिया गया तो झोला उठने की बजाय झोला और बड़े आकार का होकर के वहीं पर बैठा भी रह सकता है, लेकिन झोला उठने की गुंजाइश अब ज्यादा दिखने लगी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।